हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। दरअसल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम और आप, ये पूरी दुनिया बल्कि पूरा ब्रह्मांड मात्र दो चीज़ों से बना है। एक है पदार्थ या द्रव्य या मैटर तथा दूसरा है ऊर्जा या एनर्जी। पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ जगह घेरे, जिसमें वजन हो और जिसको हम महसूस कर सकें, वो सब पदार्थ हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम और आप, हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कुछ पदार्थ है। अब ऊर्जा की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए तो कहा जाता है पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एनर्जी। अब जैसे पानी पदार्थ है जिसके कारण पानी बहता है और अपने साथ तमाम चीजों को बहा ले जाता है, वह ऊर्जा है। इसी प्रकार हवा पदार्थ है। अब हवा जब बहती है तो अपने साथ तमाम चीजों को उड़ा ले जाती है। तो जिसकी वजह से हवा अपने साथ तमाम चीजों को गतिमान कर देती है, अपने साथ बहा ले जाती है, उड़ा ले जाती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। हम और आप पदार्थ हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, वह ऊर्जा है। केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, द्रव्य के बारे में यानी मैटर के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहा जाता है, और अणु अन्य छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि परमाणु यानी एटम के मिलने से बनता है अणु, मतलब मॉलिक्यूल, और अणु के मिलने से बनता है पदार्थ, और पदार्थ के मिलने से बनती हैं वस्तुएं, और वस्तुओं के मिलने से बन जाता है संसार। यानी अगर संसार को जानना है तो पहले वस्तुओं को जानना पड़ेगा। वस्तुएं जैसे हम और आप सजीव वस्तु हैं, बाकी कुर्सी, मेज, पंखा, मोटरसाइकिल, ये सब निर्जीव वस्तु हैं। और वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थ अणुओं से और अणु परमाणु से बने होते हैं। मतलब अगर संसार को जानना है, इसमें होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को जानना है, तो पहले हमें परमाणु को जानना पड़ेगा। अब जैसा कि परमाणु यानी एटम के बारे में हम जान चुके हैं क्या कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। बहुत सूक्ष्म होता है, इसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हीं परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनते हैं, अणु परमाणु की तुलना में कुछ बड़े होते हैं, लेकिन अणु भी इतने बड़े नहीं हैं कि उनको हम आंख से आसानी से देख सकें। हाँ, अणुओं के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं, उनके कणों को हम देख सकते हैं, और उन पदार्थों के बड़े बड़े जब कण बन जाते हैं तो उनको आसानी से हम देख पाते हैं, और उनके मिलने से वस्तुएं बनती हैं, और वस्तुओं को तो हम इजीली देख सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, और वस्तुओं के मिलने से ही पूरा संसार और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड निर्मित हो जाता है। तो अब बात आती है कि जैसा कि हम जान चुके हैं इसके पहले कि अब तक 118 तरह के परमाणु या तत्वों के बारे में हम लोगों को जानकारी हो चुकी है। इन्हीं परमाणुओं या तत्वों से पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। अब परमाणु के मिलने से हम जानते हैं अणु बनते हैं। जरा गौर कीजिए, अगर परमाणु आपस में न जुड़ते तो अणु न बनता, अणु न बनते तो पदार्थ न बनता, और पदार्थ न बनते तो वस्तुएं न बनती, और वस्तुएं न बनती तो संसार न बनता। मतलब हम और आप, ये हवा, पानी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, कुछ भी न बनता। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में निश्चित रूप से यह उपजता है कि आखिर परमाणु क्यों जुड़ते हैं।
क्योंकि परमाणु का आपस में जुड़ने का जो गुण है वह बेमिसाल गुण है। परमाणुओं के आपस में जुड़ने वाले गुण के कारण ही यह पूरा ब्रह्मांड, हम और आप सब निर्मित हो पाए हैं। तो परमाणु क्यों जुड़ते हैं? एक तो इस प्रश्न का जवाब हम इस चैप्टर में विधिवत चर्चा पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अब परमाणु क्यों जुड़ते हैं, जब इसका जवाब हम जान गए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यह जानने की कोशिश किया कि परमाणु कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, तो हम आवश्यकता अनुसार विभिन्न परमाणुओं को अपनी सुविधा अनुसार जोड़ जोड़ करके नए नए प्रकार के अणु या पदार्थ या फिर वस्तुएं बना सकते हैं। या कोई पदार्थ बना है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं अगर हमें मालूम होगा कि वो किस तरीके से जुड़ा है, क्यों जुड़ा है। तो इस तरह से हम विभिन्न पदार्थों के बारे में विस्तृत बृहद जानकारी प्राप्त करके उनका अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी और खुशहाल आसानी से बना सकते हैं। और ऐसा बना पाने में हम लोगों को निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी कामयाबी अर्जित हुई है। तो सबसे पहले इस बात पर जब विचार किया वैज्ञानिकों ने कि आखिर परमाणु क्यों जुड़ते हैं, तो तमाम वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपना विचार दिया। इसी क्रम में कॉसेल और लुईस नामक वैज्ञानिक आए। 1916 की बात है। कॉसेल नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार लुईस नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन किया। इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग आगे के चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो बहरहाल तो कॉसेल और लुईस ने विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करके इस बात के बारे में जानकारी अर्जित किया। इस बारे में उनको कामयाबी मिली कि आखिर परमाणु क्यों जुड़ते हैं। तो इसके बारे में जो उनको जानकारी मिली, उन्होंने अपनी जानकारी को संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम के नाम से लोगों के सामने रखा। अब रासायनिक आबंधन की, यानी परमाणु आपस में आबंधित क्यों होते हैं, जुड़ते क्यों हैं, इसके संबंध में कॉसेल और लुईस की जो अवधारणा है उसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार नंबर 1 बात क्या, कि ऐसे परमाणु जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना जान चुके हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह देखा गया कि वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं, मतलब किसी से क्रिया जनरली नहीं करते हैं। तो इस प्रकार किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है उसे स्थायी विन्यास या स्थायी व्यवस्था कहा गया। हीलियम छोटा परमाणु है, उसमें पहला कोश ही अंतिम कोश होता है। तो जब पहला कोश ही अंतिम कोश होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं अधिकतम आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ही एक स्थायी व्यवस्था या स्थायी विन्यास होता है। इस प्रकार हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन तथा शेष ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। इस प्रकार बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास है उसे स्थायी विन्यास कहा जाता है। एक बात। अब दूसरी बात, अब जिन तत्वों के बाहरी कोश में स्थायी अष्टक विन्यास नहीं होता है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, वो एन केन प्रकारेण, 8 यानी रेट, हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? अब कोई तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करता है तो वो 3 प्रकार से स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त कर सकता है। क्या? नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण द्वारा, बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे वो दूसरे परमाणु को दे देगा तथा जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे वो ले लेगा।
इसको स्थानांतरण कहा जाता है। अभी हम लोग विस्तार से इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा अपने बाहरी कोश में कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा कर सकता है, स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त कर सकता है। तो इसके कारण वो आपस में बंध जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो बंध बनेगा उसे बोला जाता है वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। और जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसे बोल दिया जाता है वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर? दूसरा तरीका अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का, स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त करने का बताया गया कौशल और लुईस के द्वारा। क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको भी हम विस्तार से भी समझेंगे। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से परमाणु जब आपस में बंध जाते हैं, उनके बीच में जो बंध बनेगा उसे बोल देते हैं हम लोग सह संयोजक बंध, मतलब कोवलेंट बॉन्ड। और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने में कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उसे बोल देते हैं हम लोग सह संयोजकता, मतलब कोवैलेंसी। और तीसरा तरीका लॉरी और सिडविक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि इन दो तरीकों के अलावा, कौशल और लुईस ने तो 2 तरीके बताए थे परमाणुओं को आपस में जुड़ने के या अपना स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने के लिए। तीसरा तरीका लॉरी और सिडविक ने बताया। क्या? कि एक तरीके से और परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं भाई। क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा, बाय द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं, बंधते हैं, तो उसे बोल देते हैं उप सहसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से जो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान होगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर का दान होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? उप सह संयोजकता, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब इनको बारी बारी से हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा जो वैद्युत संयोजक बंध बनता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत संयोजक बंध की या आयनिक बंध की, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। तो दरअसल परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए आइए पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करें सोडियम क्लोराइड NaCl, जो घर में हम लोग नमक खाते हैं भाई, यह जो यौगिक है इसकी रचना कैसे होती है? एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सोडियम परमाणु को और क्लोरीन परमाणु को, दोनों को अलग अलग दर्शा दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं 281, परमाणु क्रमांक 11 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का होता है 281, बाहरी कोश में इसके 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाएं तो 287। अब इनके जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या पाते हैं? जैसा कि अष्टक नियम में, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कौशल और लुईस द्वारा यह बात बताई गई कि सभी परमाणु अपने बाहरी कोश में स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जिनके हैं वो तो स्थायी हैं, वो एक तरह से राजा बाबू हैं, और जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो एन केन प्रकारेण उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो अब आइए देखिए, सोडियम भी परेशान है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 8 पूरे करना चाह रहा है। इसी तरह क्लोरीन, यह भी परेशान है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, स्थायी अष्टक विन्यास संरचना प्राप्त करना चाहता है। अब प्राप्त करने का क्या जुगाड़ हो सकता है?
मान लीजिए सोडियम है, परेशान है, घूम रहा, अरे भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दे तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह क्लोरीन का एक परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब यह एक देना चाह रहा है, यह एक लेना चाह रहा है। अब सोडियम परमाणु परेशान है कि कोई भाई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्लोरीन परमाणु इसी तरह परेशान है, यार कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो भाई। दोनों कहीं सपोज करिए आपस में टकरा गए, बात बन गई, सोडियम परमाणु पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन परमाणु पर चला जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र में दर्शा देते हैं। क्या? इसके बाहरी कोश में 2, 2 4, 2 3 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों पास पास आएंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन परमाणु पर चला जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो ये स्थायी हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? अब जब सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम जानते हैं जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा 1 प्लस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2 प्लस आता। एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग रहा है, 1 प्लस हो गया। इस तरह क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 2 4 2 3 6 1 7 और एक इसने ले लिया सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसी दशा में इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, किसी से ले लेता है, तो वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित आयन में बदल जाता है। तो क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन में बदल जाएगा तथा सोडियम का जो परमाणु था वो सोडियम कैटायन में, सोडियम धनायन में बदल जाएगा। क्लियर है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया। लेकिन अब विपरीत आवेश के कारण दोनों परमाणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, अर्थात नमक जो हम लोग घर में खाते हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सोडियम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन देने का गुण न होता, क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन लेने का गुण न होता, तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक न बनता। अब अकेला सोडियम बहुत खतरनाक होता है, पानी से जब क्रिया करता है आग लगा देता है। तो अगर सोडियम अकेले सपोज करिए मुंह में डाल दिया जाए तो मुंह में लार मतलब पानी, आग लग जाएगी, जबड़ा उड़ जाएगा जनाब। क्लोरीन परमाणु अकेला जनरली नहीं मिलता, Cl2 गैस के रूप में मिलता है। क्लोरीन गैस भी खतरनाक होती है, अगर उसको कोई सूंघ ले सिर दर्द होने लगेगा, ज्यादा सूंघ ले बेहोशी आ जाएगी, और ज्यादा सूंघ ले परमानेंट बेहोशी आ जाएगी। तो अकेले दोनों बहुत खतरनाक, लेकिन जब दोनों मिल गए, दुकेले हो गए, तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसको तो हम लोग अपने भोज्य पदार्थ में मिलाकर सेवन करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं क्या कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। क्लियर? तथा वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध बनाते समय किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है उसे उसकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इसी प्रकार जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को बातों बातों में 3 डेफिनेशन बता दिया, वैद्युत संयोजक बंध की, वैद्युत संयोजकता की परिभाषा और वैद्युत संयोजक यौगिक की परिभाषा। पुनः सुन ले और नोट कर ले कॉपी में। अब वैद्युत संयोजक बंध को हमने कैसे डिफाइन किया? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। वैद्युत संयोजक बंध बनाते समय किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है उसे उसकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्लियर? आइए इसी क्रम में हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये तो एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लिया जाए। सपोज करिए MgCl2, इसके बारे में हम अगर जानकारी करें कि इसमें एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो क्यों और कैसे जुड़े हैं, गौर करें। तो एक मैग्नीशियम दिखाएं और 2 क्लोरीन, इसके अगल बगल दिखा सकते हैं, ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, या एक इस साइड और एक इस साइड भी दिखा सकते हैं। 2 क्लोरीन एक साथ नहीं जुड़ेंगे। जनरली ऐसा आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी एक परमाणु से कोई दूसरे परमाणु अधिक संख्या में जुड़े होंगे तो अधिक संख्या वाले परमाणु आपस में नहीं जुड़ना दिखाएंगे आप। क्लियर? वो सभी कम संख्या में जो परमाणु होगा उसी से जनरली सब जुड़े होंगे। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। खैर, अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा बनाएं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो 2 8 2, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7, इस तरह से 2 8 और 7। क्लियर है? अब गौर करें, अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास या तो भाई ये 2 दे दे या किसी से 6 ले। 6 मिलना मुश्किल है, 2 देना आसान है इसके लिए, तो ये 2 देने चाहेगा कि किसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इस तरह क्लोरीन परमाणु बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर या तो 7 दे दे तब अष्टक पूरा हो जाएगा, या 1 ले ले तब अष्टक पूरा हो जाएगा। आसान इसके लिए कौन सा है? 1 लेना। ये 1 लेना चाहेगा, इसी तरह यह भी 1 लेना चाहेगा। अब आप समझ सकते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाहरी कोश में 2 2 4 2 3 6 और 1 7। इस तरह इसके बाहरी कोश में 2 2 4 2 3 6 और 1 7। अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए गए, बाहरी कोश में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको 1 की जरूरत है, इसको भी 1 की जरूरत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो बात बन गई। 1 इलेक्ट्रॉन या इस परमाणु को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु को दे देगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, तो इस पर 2 प्लस हो गए। 1 इस क्लोरीन के पास आया, इस क्लोरीन पर 1 माइनस, इसी तरह 1 इस क्लोरीन के पास आया तो इस पर भी 1 माइनस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8, 7 थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गए। इस तरह इस क्लोरीन का भी हो गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिया तो 2 8 8, और इसके बाहरी कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह गया 2 8। सभी के अष्टक पूरे हो गए। यहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। 2 2 4 2 3 6 1 7 और 1 ले लिया 8, ये माइनस चार्ज है। इस तरह इसका 2 2 4 2 3 6 7 और 1 लिया हुआ वाला 8, तो ये माइनस, और इसके ऊपर 2 प्लस। क्लियर है? अब विपरीत आवेशों के बीच हम जानते हैं आकर्षण बल लगता है। ये आपस में आकर्षित होकर के स्थिर वैद्युत बल द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा या आयनिक बंध द्वारा आपस में जुड़ करके MgCl2 की रचना कर देंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, बिना बुझा चूना, जो मार्केट में मिलता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा है। क्यों जुड़ा है और कैसे जुड़ा है, इसको जरा गौर करें। तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 8 8 2। क्लियर? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 और 6। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर गौर करें हम, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, जिन परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6 7 तक, वो लेना चाहेंगे, और जिनके बाहरी कोश में 1 2 3 यानी 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 तक, वो जनरली इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। क्लियर? तो जिनके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जनरली, हमेशा नहीं, प्रायः की बात हो रही है। और जिनके बाहरी कोश में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जनरली इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 2 4 और 2 3 6। इसके बाहरी कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
दोनों जब पास पास आएंगे परमाणु, बात बन गई। इस पर से इलेक्ट्रॉन दोनों निकलकर यहां चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को मुड़े हुए तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी, तो कैल्शियम पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गए तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8, इसका अष्टक पूरा। इस तरह से ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 2, 4, 2, 3, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो अब इसके पास हो गए 2 माइनस। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। लेकिन विपरीत आवेश के कारण, हम जानते हैं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये दोनों आकर्षित होकर के बंध जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना न बनता अगर कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन देने का और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन लेने का गुण न होता। अब मैं समझता हूं आपको बखूबी क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है। क्या कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और वैद्युत संयोजक बंध बनाते समय किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है उसे उसकी वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे यहां पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैल्शियम की वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई? 2, और ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता 2। बोल सकते हैं हम लोग इसको +2, इसको -2, लेकिन जनरली व्यवहार में लिखा नहीं जाएगा, कहने को कह सकते हैं। तो वैद्युत संयोजकता, अब इसी तरह से जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है उन्हें हम लोग बोल देते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। अब जैसा कि अभी वैद्युत संयोजक बंध में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक उसी तरह से सहसंयोजक बंध की परिभाषा हम बता सकते हैं। क्या कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, शेयरिंग से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब सहसंयोजक बंध बनाते समय किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उसे उसकी सहसंयोजकता कहते हैं। इसी प्रकार जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। यहां भी 3 परिभाषा हो गई, सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजकता की और सहसंयोजक यौगिक की। क्लियर है? चलिए अब उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे एक उदाहरण अगर हम ले, हाइड्रोजन अणु की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन गैस होती है भाई, उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं। जो मेले में गुब्बारा बिकता है, छोड़ देने पर ऊपर चला जाता है। देखते होंगे बच्चों को गुब्बारे की जिद करते हैं तो उनके पेरेंट्स खरीद देते हैं, तो कभी कभी वो टूट जाता है उसका डोरी, तो ऊपर धीरे धीरे उड़कर चला जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस ही तो भरी होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के अणु है, हाइड्रोजन के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्यों जुड़ते हैं और कैसे जुड़ते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। आइए, तो इसके लिए 2 परमाणु को आप दर्शाइए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक पूरा करने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन क्योंकि ये छोटा परमाणु है, इसमें 1 ही कोश है, और पहले कोश में हम जानते हैं 2n² रूल के अनुसार 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पहले कोश में नहीं आ सकते। यानी जिन तत्वों में पहला कोश ही अंतिम कोश हो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने पर ही उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है, उसे स्थायी विन्यास मान लिया जाता है। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, हीलियम जैसा स्थायी विन्यास संरचना प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो जब 2 ऐसे परमाणु जिनमें से प्रत्येक परमाणु को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी जब जरूरत वाले जुड़ेंगे, कमी वाले परमाणु जुड़ेंगे, तो उनके बीच हमेशा शेयरिंग होगा, साझा होगा। लेन देन तो तब होगा जब एक के पास अधिकता रहेगी और दूसरे के पास कमी रहेगी, तब तो वैद्युत संयोजक बंध बन जाएगा। लेकिन जब कमी वाले परमाणु जुड़ेंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। क्या कि दोनों परमाणु कहेंगे कि भाई देखो, 1 इलेक्ट्रॉन मैं अपना बीच में रख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपना बीच में रख दो। अब एक को हमने क्रॉस से दूसरे को गोले से क्यों दर्शाया? वो इसलिए कि हम विभेद कर सकें कि एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन है। बाकी इनको अलग कलर पेन से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग ये क्रॉस और इसी रूप में दिखाएं। आप किसी भी सिंबल जिसको आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से, इसलिए ऐसा दर्शाया जा रहा है। बहरहाल तो ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रख देते हैं कि अब ऐसा इन्होंने कंप्रोमाइज समझौता किया
कि अब कोई इससे पूछेगा तो ये कह देगा ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पूछेगा तो ये कह देगा ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए भाई। तो एक विशेष तरह का यहां बंध बना, यानी शेयरिंग हुआ। तो इस दशा में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्योंकि शेयरिंग किया है, इसलिए दोनों परमाणुओं के बीच एक लाइन खींच देंगे। इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा परमाणुओं के बीच उतनी लाइनें हम लोग खींच देंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, एक लाइन, यानी एक सहसंयोजक बंध बना। और इस तरह से सहसंयोजक बंध बन गया तो दोनों परमाणु आपस में जुड़ गए, यानी H2 अणु की रचना हो गई। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, इसको बोला जाता है बंधन सूत्र, और इसको बोला जाता है अणु सूत्र। क्लियर है? चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। अभी Cl2 अणु की अगर हम बात करें, क्लोरीन गैस, जो कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर पानी की टंकियों में डाला जाता है कीटाणुओं को मारने के लिए, तो उसमें क्लोरीन गैस निकलती है। असल में क्लोरीन गैस कीटाणुनाशक गुण की होती है। जब क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाला जाता है तो उसमें क्लोरीन गैस बनती है, और क्लोरीन गैस कीटाणुओं को मारती हुई डिशुम डिशुम करती हुई बाहर निकल जाती है। क्लोरीन गैस में क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों और कैसे, गौर करें। तो एक क्लोरीन परमाणु और दूसरा क्लोरीन परमाणु, परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इस तरह से इस क्लोरीन का भी 2 8 7। अब दोनों के बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब दोनों के एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी कमी वाले जब भी जुड़ेंगे, मैंने बताया, तो जनरली उनके बीच साझेदारी होगी, साझा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने इलेक्ट्रॉन का साझा। एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए 8 हो जाएंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। साझा करने के लिए हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों को बीच में दर्शा देंगे, बाकी 6 इलेक्ट्रॉनों को अलग, जैसे 2 2 4 2 3 6, और एक शेयरिंग होगा। इसी तरह इसके 2 2 4 2 3 6 और एक शेयरिंग वाला बीच में। क्लियर है? तो अब इस दशा में इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, तो 7 इसके अपने वाले और एक साझे वाला, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इस क्लोरीन के भी 7 इसके अपने थे और एक साझे वाला, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का यहां साझा किया, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए एक लाइन। इस तरह से बन गया क्या, Cl2। ये क्लोरीन का अणु बन गया। चलिए और उदाहरण लेते हैं हम लोग। अब सपोज करिए हम लोग ऑक्सीजन O2 अणु की अगर हम बात करें, ये जो श्वसन क्रिया के लिए सबसे ज्यादा जीवनदायी गैस जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब इस ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, आपस में जुड़कर ऑक्सीजन का अणु बना लेते हैं। तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, अगर इस पर हम गौर करें तो ये ऑक्सीजन को दोनों को दर्शा दिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। अब यहां पर दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक पूरा हो जाएगा। दोनों के पास कमी है तो स्वाभाविक है कमी कमी वाले जुड़ेंगे तो साझा होगा। दोनों 2-2 की कमी है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे भाई, मतलब 2 2 4 और 2 साझे के इलेक्ट्रॉन बीच में दर्शा देंगे। इसी तरह से 2 2 4 और 2, इस तरह से साझे वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएं, या आमने सामने भी दिखा सकते हैं आप इसको। आमने सामने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे जैसे दर्शाइए। तो इस तरह से ये 6 इसके और 2 साझे वाले, इसी तरह 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 2 साझे वाले, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये फेयर वर्क है गोला बनाना, इसको आप दर्शा सकते हैं इस तरीके से। तो बहरहाल अब इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो 2 सहसंयोजक बंध यानी डबल लाइन दिखा देंगे, और इस तरह से बन गया O2 अणु। यानी अगर ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का गुण ना होता तो 2 ऑक्सीजन न जुड़ते, यानी ऑक्सीजन गैस न बनती, और ऑक्सीजन गैस न बनती तो शायद धरती पर जीवन भी ना होता। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने तमाम पदार्थों के बारे में जानकारी आज की डेट में अर्जित कर लिया है। अब चलिए इसी क्रम में हम लोग जल्दी जल्दी तीसरे प्रकार का जो बंध होता है उपसंयोजक बंध, उसके बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो अगर उपसंयोजक बंध की बात की जाए तो कहा जाता है कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के दान द्वारा बनने वाले बंध को उपसंयोजक बंध कहा जाता है, तथा
जिन यौगिकों में उपसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें उपसंयोजक यौगिक कहा जाता है। अब उपसंयोजक बंध बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है, वो किसी एक परमाणु द्वारा दान दिया जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे दाता परमाणु, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही मतलब एक्सेप्टर कहा जाता है। और उपसंयोजक बंध को तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी दिशा दाता से ग्राही की ओर होती है, डोनर से एक्सेप्टर की ओर होती है। यह प्राय तब बनता है जब एक परमाणु का अष्टक पूर्ण हो और दूसरे परमाणु के पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो अष्टक पूरा करने हेतु। मतलब जनरल उदाहरण से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए एक परमाणु है ए, उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और एक परमाणु है बी, उसके बाहरी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर आपस में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका तो अष्टक पूरा है, इसे बहुत जुड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना अष्टक पूरा करना चाह रहा है। तो ऐसी दशा में ये मान लीजिए ए के पास आता है और गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह हमारी मदद कर दीजिए, हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि ये ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दान कर देगा। दान करने का मतलब उन इलेक्ट्रॉन युग्म पर दान देने वाले का अधिकार भी बरकरार रहेगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अब ए और बी के बीच में आ जाएगा। ये बी का इलेक्ट्रॉन था, अब ये बीच में आ जाएगा, थोड़ा सा इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसमें इसका तो ये 8 इलेक्ट्रॉन ही है, कोई इससे पूछेगा तो कहेगा मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जब इससे कोई पूछेगा तो ये कह देगा मेरे इलेक्ट्रॉन है ये। तो ऐसी दशा में यह इलेक्ट्रॉन युग्म ए परमाणु के द्वारा दिया गया तो इसको बोलेंगे दाता परमाणु और बी को बोलेंगे ग्राही। यह एक विशेष तरह का बंध है, इसे तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ए और बी के बीच इस तरह से तीर का चिन्ह दर्शा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है, ये इसका बंधन सूत्र, और दोनों जुड़ करके ए बी ये अणु बना लेंगे। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण हम लोग समझते हैं इसका। अभी हम लोग अगर O3 ओजोन की बात करें, ओजोन अणु, ये जो वायुमंडल की टॉप लेयर होती है ओजोन परत, जैसा कहा जाता है आज तमाम प्रकार के पोल्यूटेंट के कारण ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं, जिसके कारण पराबैंगनी किरणों के धरती पर आने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये डर बना हुआ है कि आने वाले समय में धरती पर जनजीवन अस्त व्यस्त नष्ट हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रदूषण को रोको, प्रदूषण को न होने दो। बहरहाल तो इस ओजोन गैस के जो अणु हैं उनमें 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं। अगर हम इसकी संरचना को देखें तो 3 ऑक्सीजन कैसे जुड़े होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 और 6, इस तरह से 2 और 6। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब इनको कैसे जोड़ें कि सभी के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, क्योंकि सभी अष्टक पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि अष्टक नियम में बात बताई गई है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हम देखें तो जरा दिमाग पर जोर डालें तो यहां पर भाई स्थानांतरण तो संभव नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण तब होता है जब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता और दूसरे के पास कमी हो। तो यहां स्थानांतरण संभव नहीं, यानी लेन देन वाला व्यवस्था खत्म, विद्युत संयोजक बंध तो नहीं बन सकता। दूसरी बात, अब केवल 2 विकल्प बचे, या तो साझा होगा इलेक्ट्रॉन का या फिर दान होगा। तो अब देखें इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2, 2 4 और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 2 3 6। अब कल्पना करें कि इसके पास 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब साझा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके पास भी 6 हैं तो 2 का साझा कर लेगा, तो 2 का साझा इसने किया, ये इसके 8 पूरे हो गए। इसी तरह से इसके 6 थे और 2 का साझा हो गया, ये इसके 8 पूरे हो गए। लेकिन अभी ये 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब इसके पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अभी हमने बताया कि जब एक परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों और दूसरे के पास 6 हो, यानी 2 की कमी हो, तब ऐसी दशा में उपसंयोजक बंध बनने की संभावना रहती है।
तो अब यहाँ पर देखिए इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 की कमी है, तो उपसंयोजक बंध बन सकता है यहाँ पर। लेकिन कैसे? इसके पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 साझे वाले 8, इस तरह इसके पास 8 हैं। तो अब ये ऑक्सीजन परमाणु या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा दान, या यहां जुड़ सकता है, यहां जुड़ सकता है, या यहां जुड़ सकता है, चाहे जहां जोड़ दो इसको। जैसे यहां पर दान लेने का मतलब, अब दान लेते समय अपने इलेक्ट्रॉन सामने नहीं दर्शाएगा, यानी 2 2 4 2 3 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये दान ले लेगा। दान का मतलब अब ये सामने नहीं दिखाएगा बिल्कुल, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसको दान हो जाएंगे। मतलब इसको हम, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है इसका, यहां पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, क्लियर है। और इसको इलेक्ट्रॉन युग्म में ये दान हो रहा है, यानी उपसंयोजक बंध बन रहा है यहां पर ये, और इस तरह से ओजोन का अणु बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बोलेंगे, इसको बंधन सूत्र बोलेंगे, इसको अणु सूत्र बोलेंगे। मतलब 2 ऑक्सीजनों के बीच में डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन दान कर दे रहा है, यानी उपसंयोजक बंध बना हुआ है। तो इस तरह से मैं समझता हूं आज आपको वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध, इस तरह से वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता तथा उपसंयोजकता और वैद्युत संयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसंयोजक यौगिक, इसके बारे में बखूबी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल मेरा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, अब बाकी बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको मन लगाकर ध्यान से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। आपको ये क्लियर होने के बाद अभी तमाम तरह के जो सूत्र आप लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम मैं बोलूँगा, सूत्र आप लोग लिखेंगे, या सूत्र मालूम है तो उसका नाम खुद बता देंगे। इस व्यवस्था का नाम है संयोजकता, या इस चैप्टर में विशेष रूप से हम लोग इन्हीं बातों पर परिचर्चा करेंगे। तो बहरहाल आप इसको ढंग से क्लियर कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो दोबारा रिवाइज करके मेरी वीडियो देख लें। अपना ख्याल रखें।